श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेषां छात्राणाम् अहं स्वागतं व्याहरामि। लघुसिद्धान्तकौमुदी दिशा ण्यन्तप्रकरणं प्रचलति। ण्यन्तप्रकरणस्य अद्य द्वितीयं सत्रं वर्तते। सत्रेऽस्मिन् सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। तर्हि ह्यः अस्माभिः पठितमिदं यत् किं पठितं? कर्ता त्रिविधः अस्ति, एवं किल? शुद्धः कर्ता, प्रयोजकः कर्ता, तथा च कर्मकर्ता। तर्हि प्रयोजककर्ता अस्माकम् अत्र निजन्तप्रकरणस्य विषयः वर्तते, एवं किल? निजन्तप्रकरणं प्रयोजककर्ताम् आधारीकृत्य वर्तते। यथा मया ह्यः उक्तं, किम् उदाहरणम् आसीत् ह्यः अस्माभिः यत् पठितं, यत् देवदत्तः कटं करोति इति शुद्धः कर्ता देवदत्तः। तत्र यज्ञदत्तः देवदत्तेन कटं कारयति। तर्हि कारयति इति निजन्तप्रयोगः। तत्र निजन्तप्रयोगः कदा सम्भवति? यदा कश्चन प्रेरकः भवति। यथा देवदत्तं प्रेरयति यज्ञदत्तः। यज्ञदत्त देवदत्त को चटाई बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है, उत्साहवर्धन कर रहा है। तो प्रेरित करने वाला जो है वो प्रयोजक करता है, और उस प्रयोजक करता और जो चटाई बना रहा है वो प्रयोज्य करता है। तो प्रयोजक करता हुआ एक, और एक हुआ प्रयोज्य करता, है ना। कल ये सारा विषय हम पढ़ चुके हैं। तो अब आज हम आगे बढ़ते हैं कि णिच प्रत्यय किस स्थिति में होगा और किस अर्थ में होगा। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूं, आप उसको फॉलो कीजिए। स्क्रीन शेयर हुई? जी। हाँ, तो विषय है हेतुमति च। सूत्र है आपका हेतुमति च। ठीक है, हेतुमति सप्तमी विभक्ति एक वचन है, च अव्यय पद है। तो कहा हेतुः अस्य अस्ति इति हेतुमान। ठीक है, जैसे धनम अस्य अस्ति इति धनवान, वैसे ही हेतुः अस्य अस्ति इति हेतुमान, तस्मिन् हेतुमति। ठीक है, ये तो हुआ समास। कहा हेतुमति, चलो यहाँ लिखा है मैंने नीचे, हेतोः व्यापारः प्रेषणादि लक्षणः। इस पंक्ति का अर्थ हम आगे समझेंगे। सूत्र का अर्थ पहले देख लेते हैं। प्रयोजक व्यापारे प्रेषणादौ वाच्ये धातोः णिच् स्यात्। प्रयोजक व्यापारे, प्रयोजकः कश्चन प्रयोजकः, जैसे देवदत्तः यज्ञदत्तः देवदत्तेन कटं कारयति, बताया था मैंने आपको कल उदाहरण। अच्छा चलो दूसरा हम आज उदाहरण लेते हैं। आज दूसरा उदाहरण, कई उदाहरण बना सकते हैं हम, एक ही उदाहरण हो ऐसा नहीं। जैसे आज हम उदाहरण बनाते हैं क्या, पंडितो भवति, चैत्रः पंडितो भवति। आज हम ये उदाहरण लेते हैं। ठीक है, चैत्रः पंडितो भवति। तो चैत्रः पंडितो भवति, यहाँ पे चैत्र पंडित होता है, भवति। ठीक है, चैत्र पंडित होता है। तो चैत्र स्वतंत्र है, वो अगर पंडित बनना चाहता है तो बनेगा, नहीं चाहता है तो नहीं बनेगा। स्वतंत्र होने से चैत्र शुद्ध करता हुआ। ठीक है, जब तक शुद्ध करता है तब तक हम णिच प्रत्यय नहीं कर सकते, बल्कि भवति, लट लकार में भवति बनेगा। ठीक है, भू धातु से भवति, चैत्रः पंडितो भवति, चैत्र शुद्ध करता है। जैसे ही प्रयोज्य करता, प्रयोजक करता और प्रयोज्य करता आ जाएगा, मतलब कि चैत्र को प्रेरणा देने वाला अगर कोई आ गया कि पंडित बनने के लिए उसको कोई प्रेरणा देने वाला है, जैसे गुरुः चैत्रम पंडितम भावयति,
बोल सकते हैं ऐसा ना, गुरुः चैत्रम अथवा अथवा अध्यापकः कोई भी, तो गुरुः चैत्रम पंडितम भावयति। ठीक है, वाक्य समझ में आया तो लिख देती हूँ मैं, आपको आसानी रहेगी। क्या है, चैत्रः पंडितो भवति। ठीक है, यहाँ पे चैत्र हुआ शुद्ध कर्ता। अब जब हम इसको प्रयोजक और प्रयोज्य कर्ता बनाने लगे, तो प्रयोजक कोई और है, प्रेरणा देने वाला कोई और उपस्थित हो गया है, जो है गुरु। तो गुरु हो गया प्रयोजक कर्ता। गुरु क्या हो गया, प्रयोजक कर्ता। गुरु चैत्रम, मतलब गुरु चैत्र को पंडित बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक है, तो जो प्रेरणा है, प्रेरणा को ही कह दिया, प्रेरणा देना, प्रेरणा को ही यहाँ पे क्या कह दिया, प्रेषणादि। प्रेषणादौ वाच्ये, सूत्रार्थ में देखना अब, प्रेषणादौ वाच्ये मतलब प्रयोजक का जो व्यापार है, प्रयोजक का व्यापार क्या है यहाँ पे, भवति मतलब चैत्र को पंडित बनाना, पंडितम भावयति। ठीक है, तो चैत्र को पंडित बनाना, एक मिनट, हाँ, चैत्र को पंडित बनाना, तो बनाना यह जो व्यापार है, किसका व्यापार है ये, गुरु का, मतलब कि प्रयोजक कर्ता का। गुरु कौन हुआ, प्रयोजक कर्ता। ठीक है, प्रयोजक कर्ता का व्यापार है भावयति, चैत्र को पंडित बनाना। ठीक है, तो ये जो बनाना है, मतलब कि गुरु चैत्र को प्रेरणा दे रहा है पंडित बनाने के लिए, है ना। तो इसी को क्या कह दिया कि प्रेषणादौ वाच्ये। प्रेषण मतलब प्रेरणादि वाच्य, प्रेरणा अर्थ यदि गम्यमान हो रहा हो, प्रयोजक कर्ता का जो व्यापार है, प्रयोजक कर्ता जो क्रिया कर रहा है, उस क्रिया से यदि प्रेरणा अर्थ गम्यमान हो रहा हो, तब धातु से णिच प्रत्यय होता है। ये सूत्र का अर्थ है। समझ में आया कि प्रयोजक व्यापार, प्रयोजक व्यापार मतलब प्रयोजक कर्ता का जो व्यापार है, प्रयोजक करता है गुरु, उसका जो व्यापार है भावयति, उस व्यापार के द्वारा यदि प्रेरणा रूप अर्थ गम्यमान हो रहा हो, प्रेषणादौ वाच्ये, प्रेषणादि अर्थ यदि वाच्य हो, बोध हो रहा हो, तब धातु से मतलब किसी भी धातु से, प्रत्येक धातु से णिच स्यात्, णिच प्रत्यय होता है। तो तात्पर्य क्या हुआ, णिच प्रत्यय का अर्थ क्या हुआ, प्रेषणादि लक्षणः हेतोः व्यापारः। ठीक है, हेतोः व्यापारः प्रेषणादि लक्षणः। हेतु कौन है, हेतु संज्ञा कल हमने की थी, तत्प्रयोजको हेतुश्च, मतलब तस्य कर्तुः, स्वतंत्र कर्ता का जो प्रयोजक है, शुद्ध कर्ता को प्रेरणा देने वाला है, शुद्ध कर्ता चैत्र था यहाँ पे, तो शुद्ध कर्ता को प्रेरणा देने वाला जो गुरु है, उस गुरु की तत्प्रयोजको हेतुश्च से हेतु संज्ञा की थी। और उस हेतु मतलब प्रयोजक कर्ता, प्रयोजक कर्ता की ही हेतु संज्ञा है। उस हेतु कौन बोल रहे हैं, म्यूट कीजिए अपना। हाँ, तो जो प्रयोजक करता है वही हेतु है, उस हेतु का जो व्यापार, यहाँ मैंने लिखा है ना, हेतोः व्यापारः प्रेषणादि लक्षणः, है ना। तो उस हेतु प्रयोजक कर्ता का जो व्यापार है, वो किस प्रकार होना चाहिए, प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। प्रेषण मतलब, प्रेषणम मतलब प्रेरणम। ठीक है, प्रेरणा, तो व्यापार प्रेरणा, जो व्यापार है उससे प्रेरणा यदि गम्यमान हो रहा हो, तो उस अर्थ में णिच प्रत्यय किया गया है। ठीक है, जैसे गुरुः चैत्रम पंडितम भावयति। अब यहाँ पर आप चैत्रः पंडितो भवति का भवति का ही णिजंत प्रयोग बना भावयति। ऐसे ही चित्रम पश्यति, चैत्रः
चित्रम पश्यति, ठीक है, चैत्र चित्र देखता है, और चित्रम दर्शयति, पश्यति का आप निजंत क्या बना लेंगे, दर्शयति, मतलब चैत्र को चित्र देखने के लिए प्रेरित कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेरणा अर्थ आ गया, ठीक है ना। हाँ, इसी प्रकार से कई उदाहरण आप बना सकते हैं, जैसे देवदत्तः कटम करोति, कल हमने बनाया था देवदत्तः कटम करोति, और यज्ञदत्तः तम प्रेरयति, यज्ञदत्त उसको प्रेरित कर रहा है कट बनाने के लिए, तो कटम कारयति देवदत्तेन, यज्ञदत्तः देवदत्तेन कटम कारयति, तो करोति का निजंत प्रयोग बन गया कारयति, ठीक है। इसी प्रकार चैत्रः ओदनम पचति, चैत्रः ओदनम पचति, तो पचति यह प्रयोग जो है, और चैत्र शुद्ध कर, चैत्रः ओदनम पचति, अब वहां पर आप लगा लीजिए कि माता चैत्रेण ओदनम पाचयति, मतलब माता चैत्र को चावल बनाने के लिए पाचयति, प्रेरित करती है, बताती है, मतलब पकवाती है, ठीक है, तो पचति का निजंत प्रयोग बन गया पाचयति, समझ में आई बात। हेतुमति च, इस सूत्र से हमने निच प्रत्यय किया, निच प्रत्यय का अर्थ हुआ प्रेषणा, मतलब प्रेरणा, प्रयोजक कर्ता के द्वारा जो प्रेषणादि वाच्य होने पर वहां निच प्रत्यय होगा, तो भावयति, दर्शयति, कारयति, हारयति, पाचयति, लेखयति इत्यादि निजंत प्रयोग सिद्ध होंगे। स्पष्ट हुआ आप लोगों को? जी मैम। हाँ, भावयति का अर्थ क्या करेंगे? भावयति उसको होने के लिए, जैसे चैत्रः पंडितो भवति, तम चैत्रम पंडितम भवितुम प्रेरयति, चैत्र को पंडित होने के लिए वह प्रेरित कर रहा है, समझ में आई बात। भावयति, हाँ समझ में आ गया। पंडितम भवितुम प्रेरयति, पंडित बनने के, तम भवंतम प्रेरयति, इसी को कह दिया है चैत्रम पंडितम भवंतम, मतलब जो चैत्र पंडित बन रहा है उस बनते हुए को वह गुरु प्रेरित कर रहा है, ठीक है। जब तक चैत्र की इच्छा नहीं होगी कैसे प्रेरणा देगा, गुरु के प्रेरणा देने पर भी छात्र बन जाए पंडित यह आवश्यक नहीं है, है ना। तो जो कोशिश कर रहा था चैत्र पंडित बनने के लिए, उसको गुरु ने और प्रेरणा दी कि हाँ अच्छे से बनो, ठीक है, तो यही अर्थ है निच प्रत्यय का। अब यहाँ कह रहे हैं, देखो आगे प्रक्रिया देख लेते हैं। हरिओम। हाँ, उच्यताम। ऋच प्रत्ययान्तः ये शब्दाः भवन्ति इत्युक्ते यानि पदानि भवन्ति ते उभयपदी धातौ भवन्ति वा? हाँ, धातु उभयपदी नहीं कहलाएगी। चलिए ये विषय आपको बता देते हैं कि जब निच ये विषय हम आगे विचार कर लेंगे, ठीक है। पहले क्या पद क्या है, आत्मनेय क्या है, परस्मै क्या है, ये तो पहले विचार कर ले, फिर हम उभयपदी का विचार करेंगे, ठीक है। हाँ, आपका प्रश्न मुझे ध्यान है। चलिए क्या बता रहे हैं आगे, भवतीति भवन, अब निजंत प्रक्रिया हम देख लेते हैं, उसी में आ जाएगा कि ये उभयपदी है या क्या है। हाँ, भवती इति भवन, आपने कहा ना भावयति का अर्थ क्या है, तो यहाँ देख लीजिए भवती इति भवन, है ना, भवंतम प्रेरयति, भवंतम प्रेरयति, ठीक है। यह भवति सह भवन अस्ति, मतलब चैत्र पंडित, चैत्रः पंडितो भवति, जो चैत्र पंडित बन रहा है, मतलब चैत्रः ओदनम पचति, चैत्र ओदन पका रहा है, लेकिन बीच में अगर उसने थोड़ा पानी कम डाल दिया या फिर पानी ज्यादा डाल दिया, तो उस पचंतम माता पचंतम प्रेरयति, जो चैत्र चावल बनाने की कोशिश कर रहा है उस बनाते हुए को और प्रेरणा दे रही है
है ना, पचंतम प्रेरयति, ऐसे ही भवंतम प्रेरयति, उसको कह दिया भावयति। ठीक है, तो यह जो भवन शब्द है, भवती इति भवन, यह भवन शब्द क्षत्रि प्रत्ययांत है। ठीक है, क्षत्रि प्रत्यय हुआ है, क्षत्रि प्रत्ययांत कृदंत शब्द है। भवन भवन्तौ भवन्तः, रूप चलेंगे भवन भवन्तौ भवन्तः, द्वितीय में बना है भवंतम। ठीक है, तो भवंतम बनते हुए को, होते हुए को प्रेरित करता है, ये कर्म द्वितीयांत शब्द है भवंतम। तो चलो भवन शब्द कैसे बना पहले हम ये देखें। तो भू धातु से लट प्रत्यय, भवती लट है ना, भवती इति भवन, भवती लट लकार है, तो वर्तमानी लट से लट प्रत्यय हो गया, उस लट के स्थान पर लटः क्षत्रिशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे, इस सूत्र से हम लट के स्थान पर क्षत्रि आदेश कर लेंगे। जब क्षत्रि आदेश हमने कर लिया, स्थिति हो गई आपकी भू क्षत्रि। ठीक है, अब क्षत्रि की इत संज्ञा करेंगे, क्षत्रि के री की उपदेशे जनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाएगी, और क्षत्रि के शकार की लशक्व तद्धि से इत संज्ञा करके क्या शेष रहेगा, क्या शेष रहेगा, क्षत्रि का श, हाँ अत शेष रहेगा। ठीक है, अत शेष रहेगा, इत संज्ञा करने के बाद अत शेष रहेगा आपका। हाँ, आगे क्या कहा फिर कि कर्तरी शब्द, भू अत रहा, अब यहाँ पे कर्तरी शब्द। हाँ रचना शालिनी बोलो, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, हैंड राइज किया तुमने? अच्छा ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन करना। चलिए आगे चलते हैं। भू अत स्थिति में कर्तरी शब्द से हम शप विकरण प्रत्यय कर लेंगे, तो स्थिति है आपकी भू शप अत। शप की भी आप प की हलंत्यम से इत संज्ञा, श की लशक व तद्धिते से इत संज्ञा कर लेंगे, तो क्या बचेगा, शप का अशेष रहेगा, तो स्थिति है आपकी भू अत। अब इस स्थिति में सार्वधातु कार्ध धातु के योग, इस सूत्र से आप भू के ऊ को, भू के ऊ इगंत अंग को गुण कर लीजिए, ऊ को ओ गुण हो जाएगा, स्थिति है आपकी भो अत। अब इस स्थिति में एचो यवायावह से ओकार को आप अव आदेश कर लेंगे, तो भो अव, भव बन जाएगा, ओकार को अव हो जाएगा, भव अत। अब ये जो अ और अत है, इन दोनों आकार को अतो गुणी से क्या हो जाएगा, पररूपम, क्या हो जाएगा, पररूपम, पररूप एक आदेश हो जाएगा। पररूप करके अ और अ मिलके आ नहीं बल्कि अ ही रह जाएगा, उसी को कहते हैं पररूपम। तो भव अत आपकी स्थिति रही भव अत, दोनों को संयोग कर लीजिए तो क्या बन गया, भवत। अब यह जो भवत है वो कृदंत हुआ, कृदंत होने से कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करके आप सुऔजस से सु प्रत्यय कर लीजिए। सोजस अमोट इत्यादि स्वाद्युत्पत्ति की जो प्रक्रिया है मैं कृदंत प्रकरण में समझा चुकी हूँ, अगर आपको देखना हो तो YouTube पे आप वीडियो एक बार रिफाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्वाद्युत्पत्ति कर लेंगे भवत सु, इस यह सु प्रत्यय हमने कर लिया। अब यहाँ पर सुडन पुंसकस्य एक सूत्र है, सुडन पुंसकस्य इति सूत्रेण, इस सूत्र से सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, यह सूत्र सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक है, स्वादि जो 5 है, सुट यह प्रत्याहार है, सु औजस अम औट, आउट का ट मिला करके सु ट, सुट यह प्रत्याहार बना। ठीक है, तो सुट जो 5 हैं उनकी नपुंसक भिन्न सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा, तो इस प्रकार सु की सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गई, और सर्वनाम स्थान संज्ञा होने के बाद उगीदचाम सर्वनाम स्थाने धातो हो, इस सूत्र से नुम आगम होता है, क्या आगम होता है, नुम आगम होता है। ठीक है, अब यह जो नुम आगम है, हाँ चलो नुम, यह जो नुम आगम है, नुम की जब हम इत संज्ञा करेंगे तो म की इत संज्ञा होगी हलंत्यम से। ठीक है, और ऊ की इत संज्ञा होगी उपदेशे जनुनासिक इत से, क्या शेष रहेगा, आधा न। ठीक है, तो म की जब हमने इत संज्ञा की, तो म की इत संज्ञा होने से यह नुम आगम क्या बना, मित बना।
मित होने के कारण से मिदचोन्त्यात् परः, एक सूत्र है मिदचोन्त्यात् परः, परिभाषा सूत्र है ना, परिभाषा प्रकरण में पढ़ा होगा आपने। मित आगमः अन्त्यात् अचः परः भवति। मित आगम जो है वो अंतिम अच से परे होता है। ठीक है, मित आगम, नुम मित है, मित होने के कारण से अंतिम जो अच है, हाँ, यह जो अंतिम अच है कहाँ पे, भवत में। भवत में यहाँ देखो, भवत, भवत में अंतिम अच क्या है, त से पहले व के बाद वकारोत्तरवर्ती जो अकार है वो अंतिम अच है। उस अंतिम अच मित आगमः अन्त्यात् अचः परः भवति। मित आगम अंतिम अच से परे होता है, तो अंतिम अच हुआ अ, उस अ के परे बैठ जाएगा नुम आगम। तो स्थिति क्या हुई देखो यहाँ पर, भव, अ के बाद आया नुम, फिर भवत का त और फिर सु प्रत्यय। अब इस स्थिति में सूत्र है आपकी सु की, पहले आप इत संज्ञा कर लीजिए। सु के उ की उपदेशे जनुनासिक इत से इत संज्ञा। इत संज्ञा करने के बाद क्या हुआ कि अब यह आधा स शेष रहा। इत संज्ञा करने के बाद क्या हुआ, आधा शेष, आधा स शेष रहा। उस आधे सकार की अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, इस सूत्र से आप अप्रिक्त संज्ञा कर लीजिए। ठीक है, अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी आधे स की। उ की हमने इत संज्ञा कर दी, रहा आधा स। इस आधे सकार की आप अप्रिक्त संज्ञा कर लीजिए। जब अप्रिक्त संज्ञा कर ली हमने, तब क्या शेष रहा, आधा स। ठीक है, हाँ, अब इस स का हल न्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य पृक्तम हल, इस सूत्र से अप्रिक्त हल का लोप हो जाएगा। अप्रिक्त हल का जब लोप हो गया तो भवंत रहा। अब यह जो त है, न और त की हलोनंतराः संयोगः, इस सूत्र से हम संयोग संज्ञा कर लेंगे। संयोग संज्ञा करने के बाद संयोगान्तस्य लोपः से संयोगान्तम यत्पदम तदन्तस्य लोपः, तो जो अंतिम संयोगांत वर्ण है तकार, उस तकार का लोप होकर के बनता है भवत। क्या बना, भवत। क्षम्यताम, तकार का लोप हो गया। तकार का लोप करने के बाद क्या शेष रहा, भवन। इस प्रकार आपका रूप बना भवन, मतलब होता हुआ। भवन का अर्थ क्या हुआ, होता हुआ। जैसे सह पठन गच्छति, सह पठन गच्छति मतलब पढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, सह चित्रम पश्यन् खादति, वह चित्र देखते हुए खा रहा है। ठीक है, सह पिबन हसति, वह पीते हुए हंसता है। ठीक है, और ऐसे ही सह खादन हसति, सह हसन जलपति। तो इस प्रकार क्षत्रिय प्रत्यांत का अर्थ क्या हुआ, हंसता हुआ, खाता हुआ, पढ़ता हुआ। रुदन खादति, रोता हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार भवन मतलब होता हुआ, भवतीति भवन। और भवंतम होते, पिबंतम पश्य, पिबंतम पश्य मतलब पीते हुए को देखो। वैसे ही भवंतम प्रेरयति, होते हुए को प्रेरित करता है, ये अर्थ हुआ। ठीक है, तो भावयति। अब हम चलते हैं आगे, भावयति। ये तो हो गया भवन की प्रक्रिया। अब आगे हम चलें भावयति की प्रक्रिया में। भवंतम प्रेरयति भावयति। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आपका हेतुमति च सूत्र का प्रयोग होगा। कह रहे हैं भू धातु है और भू धातु से आप प्रेषणादि मतलब प्रेरणा अर्थ गम्यमान होने के कारण से हेतुमति च, इस सूत्र से आप णिच प्रत्यय का विधान कर दीजिए। यही किया था ना हमने, सूत्र का अर्थ क्या किया था, ऊपर एक बार देख लो। प्रयोजक व्यापारे प्रेषणादौ वाच्ये धातोर णिच स्यात्। प्रयोजक व्यापार, प्रयोजक कर्ता का व्यापार जो है, उससे जब प्रेरणा अर्थ गम्यमान हो रहा हो
तब णिच प्रत्यय हम करेंगे। तो भू धातु से हेतुमतिच सूत्र से हमने णिच प्रत्यय कर लिया। णिच प्रत्यय के च की हलंत्यम से इत संज्ञा और लोप, णिच के ई की इत संज्ञा नहीं होगी बल्कि ण की चुटु से इत संज्ञा कर लेंगे। तो इस प्रकार ण ई च, इनमें से ण च की इत संज्ञा कर ली, बचा ई शेष रहा। ठीक है, तो भू और ई, इस स्थिति में क्या स्थिति रही आपकी, भू और ई, ये स्थिति रही। अब इस स्थिति में अचोय णिति, णिच प्रत्यय णित है, ण की हमने इत संज्ञा की है, णित होने के कारण से यह जो अजंत है, मतलब अच अंत में है ऊकार, उस ऊकार को अचोय णिति से वृद्धि हो जाएगी। तो ऊ को वृद्धि होगी औ, वृद्धि रागैच, आ ऐ औ की वृद्धि संज्ञा है। इस प्रकार ऊ को औ वृद्धि होकर के भौ ई बन गया। ये आपकी स्थिति रही भौ ई। और इस स्थिति में अब क्या होगा कि एचो यवायावः, एचो यवायावः से औ को आव आदेश हो जाएगा। औ को क्या हो जाएगा, आव आदेश हो जाएगा। आव आदेश करने के बाद आपकी स्थिति रही भाव ई, संयोग कर लीजिए, भावी। क्या बना, भावी। अब यह जो भावी है, इस भावी की सनाद्यंता धातवः, सूत्र क्या है, सनाद्यंता धातवः, इस सूत्र से धातु संज्ञा होती है। सनाद्यंत जो शब्द है, सनादि से निजंत, पहले तो हमने भू धातु थी, अब भू धातु से हमने भावी बना लिया। अब इस भावी की हम धातु संज्ञा करेंगे सनाद्यंता धातवः इस। तो भावी इस धातु से अब तिप्तस्थि सिप्तस्था में वस्मस्ताताम झ था साथाम ध्वमिद वही मही, इस सूत्र से पूरी प्रक्रिया करके द्विगयोर द्विवचनैक वचन से एक वचन प्रत्यय हम लेके आएंगे तिप। ठीक है, तो भावी और क्या स्थिति रही, तिप, भावी तिप, ये स्थिति रहेगी आपकी। ठीक है, अब भावी टिप जब स्थिति रही तो कर्तरी शप से शप विकरण आ जाएगा, भावी शप टिप, ये है स्थिति। अब यहाँ पे शप की हम अनुबंध लोप कर देंगे, इत संज्ञा कर लेंगे, और टिप के प की भी इत संज्ञा कर देंगे। तो स्थिति है आपकी भावी, एक मिनट, हाँ, भावी अति। सार्वधातु का अर्धातु के ओर से ई को एक गुण हो जाएगा, तो क्या बना, भावे अति। अब एचो यवायावः, एचो यवायावः से ए को अय आदेश कर लीजिए, भावय अति, आपकी प्रक्रिया बनती है भावयति, बनी भावय अति। इसको संयोग कर लेंगे तो क्या बनेगा, भावयति। ठीक है, तो इस प्रकार लट लकार का आपका रूप पूर्ण हुआ भावयति। स्पष्ट हुआ सभी को? किसी को कोई संदेह है, पूछना है? हाँ जी, बोलिए। किसी को कुछ पूछना हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं, जिज्ञासा रख सकते हैं। आपकी आज हेतुमति च यह सूत्र पूर्ण हुआ। इसके आधार पर भावयति, भावयतः, भावयन्ति, भावयसि, भावयथः, भावयथ, भावयामि, भावयावः, भावयामः। ठीक है, ये अचो नीति सूत्र कहाँ से आया है? अचोय नीति, इससे वृद्धि होती है, पाणिनि का ही सूत्र है। अजंत अंग को नित और नित प्रत्यय के परे रहते वृद्धि होती है। यह सप्तम अध्याय का सूत्र है। ठीक है, तो अब णिच प्रत्यय जो है वो णित था, णिच प्रत्यय के हमने ण की इत संज्ञा की थी, इत संज्ञा करने के कारण से णिच प्रत्यय क्या हुआ था, णित हुआ। णित होने के कारण से णिच प्रत्यय परे है, अब णित परे है, परे होने के कारण से जो अजंत अंग है, मतलब अच अंत में होना चाहिए, तो भू धातु के अंत में ऊ है, इस कारण से यह अजंत हुआ। अच वर्ण अंत में होने से अजंत हुआ, तो उस अजंत को मतलब अच को वृद्धि हो जाएगी, तो ऊ को अवृद्धि हो जाएगी। ठीक है,
सुड नपुंसक में वो नपुंसक भिन्न की सर्वनाम संज्ञा होगी। हाँ, सुड नपुंसकस्य, वहां क्या कहा है, सुट अनपुंसकस्य। सुट मतलब प्रत्याहार है, सु औजस अम औट, ये 5 प्रत्यय ग्रहण किए जाएंगे। इन 5 की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, लेकिन शर्त ये है अनपुंसकस्य, वह नपुंसक लिंग न हो। जैसे धनम धने धनानि, धनम धने धनानि, धन शब्द नपुंसक लिंग है, तो धन नपुंसक लिंग शब्द से जो सु औजस अम औट प्रत्यय हैं वहां पर सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होगी। नपुंसक भिन्न जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं वहां पर सुट जो 5 हैं उनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी। और किसी को कुछ प्रश्न करना है? मेरे विचार से मैं हाँ बोलो। हाँ मैम नमस्ते। ये मिद जो अंत्यात पर एक बार आप फिर समझा दें। हाँ, मित अचः अंत्यात परः। सबसे पहले तो सूत्र को समझने के लिए ना उसका पदच्छेद समझना बहुत जरूरी होता है। मित अचः अंत्यात परः, मित आगम जो है, मित क्या है, आगम है। यहाँ पे देखो नुम म की हमने इत संज्ञा की थी, म इत मित, जो मित आगम है, मित आगम अंत्यात अचः परः स्यात्। अंत्यात अचः परः मतलब अंतिम अच से परे होना चाहिए। मित आगम अंत्यात अचः परः स्यात्, मित आगम अंतिम अच से परे, परे मतलब परः मतलब बाद में, परः। हाँ, तो यह जो हमने स्थिति रखी थी, देखो भवत सु, इस स्थिति में भवत जो शब्द है उस शब्द को हमें नुमागम करना है। नुमागम हमने किया उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातों से, ठीक है। तो वह जो नुम आगम है वो मित होने के कारण से अंतिम अच से परे हो। अंतिम अच क्या है ये देखना है। तो भवत शब्द में त तो हलंत है, हल शब्द है, हल शब्द होने से हमें अच देखना है। तो अच अंतिम क्या है, अ है। भ में हाँ व का अ है, भ का अ भी अच है लेकिन अंत में नहीं है ना। तो व का जो अ है वो अंतिम अच है, उस अंतिम अच के बाद ही नुम बैठेगा। ये कहने के लिए मिदचोन्त्यात् परः सूत्र बनाना पड़ा, नहीं तो जैसे प्रत्यय परे हो तो जैसे भवत के बाद सु बैठा, वैसे ही नुम कहा तो नुम सु के बाद भी बैठ सकता था, है ना। तो सु के बाद या भवत के बाद में ना बैठे बल्कि अंतिम अच के बाद मतलब व के अ के बाद ही बैठे, इसके लिए मिदचोन्त्यात् परः यह परिभाषा सूत्र बनाना पड़ा। सूत्र स्पष्ट हुआ? जी मैम, अव्यवस्था कायम करने के लिए ये सूत्र यहाँ पर आया कि अव्यवस्था ना हो जाए। हाँ बिल्कुल, परिभाषा सूत्रों का कार्य वही है, अनियमे नियम कारिणी परिभाषा। जहाँ अव्यवस्था हो रही हो, अनियम हो रहा हो, वहां पे वो व्यवस्था नियम कर देती है, उसको नियमित कर देती है, इसीलिए उनको कहते हैं परिभाषा सूत्र। ठीक है। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? हमारे पास 1 मिनट का टाइम है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए। अगला सेशन हम कल करेंगे इसके बाद, ठीक है। हाँ, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ध्यान से आपने सुना। किसी भी प्रकार का, हाँ बोलो। नहीं कुछ नहीं पूछ रही। कुछ कहना है? नहीं। हाँ ठीक है, तो सत्रमिदं समाप्यते, हम सत्र को समाप्त करते हैं। सर्वेषां धन्यवादाः। कृतज्ञताः। पुनः मिलामः। नमस्ते। हाँ महोदय प्रणामः। हाँ, नमो नमः।